हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता था, हमारा केमिकल काइनेटिक चैप्टर था चल रहा था, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। वो चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने समाकलित वेग समीकरण देखे थे। समाकलित वेग समीकरण में हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ये दोनों देख लिए थे। अब इसमें हमारे एक चीज रह गई है कि किसी भी ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए मात्रक कैसे निकालें। तो ये चीज रह गई है, इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी इजी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम्स में ये आते भी हैं। तो पहले हम करते हैं क्या, किसी भी अभिक्रिया के लिए, सॉरी, किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए उसका मात्रक ज्ञात करेंगे। किसी भी कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक ज्ञात करें। अगर आपको किसी भी कोटि, कोई भी कोटि दी हो, जीरो कोटि की दी हो, या फर्स्ट कोटि प्रथम कोटि की दी हो, या द्वितीय कोटि की दी हो, किसी भी कोटि की अभिक्रिया दी हो, उसकी मात्रक ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला है। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है मात्रक ज्ञात करने का। मात्रक वन माइनस एन एन माइनस वन एंड एस माइनस वन, ये फॉर्मूला है। इसमें जो एन है, क्या है, जो एन है वो क्या बताती है? अभिक्रिया की कोटि बताती है। क्या बताती है? अभिक्रिया की कोटि। तो सर ये आपने फॉर्मूला तो निकाल दिया। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम जीरो कोटि की मात्रक निकालेंगे, प्रथम कोटि का मात्रक निकालेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालेंगे, तो सभी कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालेंगे। तो फर्स्ट निकालते हैं ना शून्य कोटि की अभिक्रिया। जिसमें एन का मान कितना लिखेंगे? एन का मान लिखेंगे जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो, क्योंकि शून्य कोटि की है। तो एन का मान क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। तो सिंपली मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे एन का मान जीरो लिखेंगे तो मूल मूल की पावर एक बचे, पावर एक बचेगा, माइनस जीरो होगा तो जीरो को शून्य कर, और एन जीरो में से एक जाएगा, जीरो में से एक जाएगा, माइनस का वन ही बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का वन बचेगा। क्या? सेकंड। तो ये जो मात्रक है वो किसका है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। अब लिखते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। कितना लिखते हैं? वन लिखते हैं। n इक्वल टू कितना लिखते हैं? वन लिखते हैं। तो सिंपली वन मान रखता जाना है इस फॉर्मूले में, एक मान रखता जाना है n की जगह पे, और आपका मात्रक निकल आएगा। तो मात्रक इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं n की जगह पे एक रखूंगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और किसी भी संख्या के घात जीरो है तो उसका मतलब क्या है? एक है। तो मोल कैंसल आउट हो गया। और लीटर का ऐसा भी है, एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, तो जीरो घात हो जाएगी, तो ये लीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? सेकंड इनवर्स बचा होगा। सेकंड इनवर्स बचा। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। अब लिखते हैं
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, मैंने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं पढ़ाई है, तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आप द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से देख लो कि क्या है, उसका मात्रक देख लो। दो दो लिखूंगा। अब सिंपली एन का मान दो इस फॉर्मूले में रखता जाना है, डायरेक्टली लिखूंगा मैं तो मात्रक इक्वल्स टू क्या, अगर मैं यहाँ पर n की जगह दो लिखूं तो माइनस का दो हो जाएगा, एक प्लस का है तो प्लस का माइनस में से घटेगा माइनस का बचेगा, तो माइनस का एक बचेगा तो बोल। इसी प्रकार दो प्लस का होगा, यहाँ पर माइनस का एक होगा तो एक क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। तो सेकंड नंबर सेकंड, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। ये जो तीनों चीजें मैंने कराई हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक लिख के बताइए, यूनिट लिख के बताइए प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से आपसे किसी भी कोटि की अभिक्रिया पूछे, किसी भी कोटि की, शून्य कोटि की पूछे, प्रथम कोटि की पूछे, द्वितीय कोटि की पूछे, तृतीय कोटि की पूछे, चतुर्थ कोटि की पूछे, किसी भी कोटि की अभिक्रिया की मात्रक पूछे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो जो आपकी बुक है, बुक्स में एनसीईआरटी में इसके बाद जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक दिया है अभिक्रिया का वेग, मतलब सॉरी, वेग को प्रभावित करता है, क्या करता है, ताप प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है, वो मैंने पहले ही पढ़ा था, क्या करते हैं, पढ़ा दिए हैं। तो अब ओनली ताप और सॉरी उत्प्रेरक, ताप और उत्प्रेरक दोनों पे ही बताया है कि ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोनों चीजें ही बताई हैं कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों चीजों को ही पढ़ेंगे। ताप का प्रभाव को समझने के लिए दो साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग अवधारणाएं रखी तो उनको पढ़ेंगे। फिर जो आपका चैप्टर है वो समाप्त हो जाए, तो चलो उसे पढ़ते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। जब क्रिया में वेग होता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वही देखना है। तो ये चीजें समझने से पहले मैंने सिंपली आपको अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में ताप को प्रभाव बता दिया था कि हम किसी अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं, ताप इंक्रीज करते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग है वो भी बढ़ता है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। बट मैं इससे पहले एक आर्यनियस वैज्ञानिक थे, क्या था, आर्यनियस वैज्ञानिक थे। एक आर्यनियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया। आर्यनियस वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि कोई भी अभिक्रिया कब होती है, कोई भी अभिक्रिया कब होती है। तो उन्होंने दो बातें बताई। फर्स्ट बात बताई, फर्स्ट बात बताई कि जो अभिक्रिया होती है उनके जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकर्मक होते हैं, उनके मध्य क्या होती है, टक्कर होती है। क्या होती है, टक्कर होती है। तो क्या होती है,
टक्कर होती है जिसके कारण जो अभिकर्मक के अणु है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, एक कंडीशन ये बताई। तो दूसरी बात बताई थी उन्होंने कि किसी भी अभिक्रिया को अगर उत्पाद में चेंज होना है, किसी भी अभिक्रिया को अगर उत्पाद में चेंज होना है तो उसको एक मिनिमम, एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा। इसमें कहते हैं एक्टिवेशन। ये जो दो चीजें हैं वही सिर्फ आर्रेनियस ने कहा था कि एक तो अभिकर्मकों के अणुओं की में टक्कर होती है जिसके कारण जो अभिकर्मक के अणु हैं वो टक्कर के बाद उत्पाद में चेंज हो जाते हैं, और जो टक्कर होती है तब उनकी जो ऊर्जा है वो संकीर्ण ऊर्जा तक पहुंच जानी चाहिए, तो जो अभिकर्मक है वो सीधे उत्पाद में चेंज हो जाए। तो ये दो चीजें उसने बताई। तो इसके आधार पर मैं इसको ही समझाता हूँ फर्स्ट वाले किताब का प्रभाव है वो, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अपक्रिया के वेग को बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इससे डायरेक्ट वैसे ही जैसे कि ये कोई कंटेनर है उसमें मैं नीचे से इसके वेग को, सॉरी, आपको क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तापमान को बढ़ा रहा हूँ। तो ये अणु है, क्या है, इसमें वाटर भरा हुआ है, क्या है, जल है, जल है, और क्या है, सॉरी, क्या है, H2 है प्लस I2, हाइड्रोजन है और आयरन है, ये दोनों है। तो जब मैं इनके तापमान को बढ़ाता हूँ, इसके तापमान को बढ़ाता हूँ, तो जो इनके अणु हैं, दोनों अणु हैं, हाइड्रोजन के भी हैं और I2 के, तो जो इनके अणु हैं उनके मध्य जो ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो जिसके कारण ये मूव करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, गति करने, इधर उधर भागने लगेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, इनसे आपस में टकराएंगे, वो आपस में टकराएंगे तो जो उत्पाद बनने की प्रक्रिया है, जो उत्पाद बनेंगे वो क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। वही चीज है किसने बताई, इसने बताई कि जितनी टक्कर होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग होगा, जितनी टक्कर होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग होगा। तो यही चीज ये वाली चीज तापमान पर निर्भर करती है कि ताप पर कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो जो उनके मध्य टक्कर होती है वो बढ़ जाती है, जिससे अभिकर्मक होते हैं वो सीधे उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। और दूसरी कंडीशन, अगर इसके हम तापमान को बढ़ाएंगे, अगर हम इसके तापमान को बढ़ाएंगे तो जो उसकी संकीर्ण ऊर्जा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उस एनर्जी को आसानी से प्राप्त कर लें, उस एनर्जी को आसानी से प्राप्त कर लें, जिससे अभिकर्मक है वो उत्पाद में चेंज हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्रिया का वेग है क्या हो जाता है, तो क्या होता है, बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और उसमें मैंने एक चीज और बताई थी, एक लाइन और लिखी थी, उसमें लाइन लिखी थी कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसी का बढ़ाते हैं तो उसका मान 2 गुना हो जाता है, क्या अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगर किसी अगर किसी मिश्रण को हम गर्म करते हैं और 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को बढ़ाते हैं तो जो उसका अभिक्रिया का वेग है वो 2 गुना हो जाता है। ये चीज मैंने भी लिखाई थी। तो इसी के आधार पर आर्यन समीकरण आपको समझ में आ गया होगा, उसने दो चीजें बोली थी, एक तो टक्कर के बारे में समझा, सकीर्ण ऊर्जा के बारे में समझाया था, ठीक है।
तो इन्होंने मैं ये संगत मतलब टक्कर होती है उसे लिखा नहीं रहा हूँ, मैंने सक्रिय ऊर्जा को लिखा रहा हूँ। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसी को लिख रहा हूँ। सक्रिय ऊर्जा को फिर से बोल, सॉरी, टक्कर संगठित को बोलता हूँ कि जब जब रिएक्टेंट, जब अभिकर्मक के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, जब अभिकर्मक के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो जो अभिकर्मक के अणु हैं वो सीधे ही उत्पाद में चेंज हो जाते हैं, वो सीधे ही क्या हो जाते हैं, उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। एक बात तो ये बोली थी, ठीक, टक्कर के बाद सीधे उत्पाद में चेंज हो जाती है। दूसरी बात बोली थी कि किसी भी अभिक्रिया के रिएक्टेंट को उत्पाद में, किसी भी अभिक्रिया के अभिकर्मक को उत्पाद में चेंज होने के लिए, किसी भी अभिक्रिया के अभिकर्मकों को उत्पाद में चेंज होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम सक्रियण ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, मैंने दोनों चीजें बता दी हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है संगत मतलब समझे। तो मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी को भी लेके समझा रहा हूँ। इसको हम बाद में समझेंगे, बट इसमें एक पहला एक देख लेते हैं कि जो आर्यनियस था उसने एक फॉर्मूला दिया था कि वेग स्थिरांक है कि ए ई की पावर टी ए अपॉन आर टी, जो के क्या है, के क्या है, वेग स्थिरांक है। ये है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, गैस स्थिरांक। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तापमान टेम्परेचर है, और ए है, तो क्या है, आरएनएस कांस्टेंट है, क्या है आरएनएस, ये सारी चीजें आपको समझ में। इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ, ये फॉर्मूला दिया था, तो इसके आधार पर जो के है, जो के है क्या है, वेग स्थिरांक है, वो वेग स्थिरांक क्या है, तापमान के क्या है, बिल्कुल समानुपाती है। तो अगर किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो के होगा क्या होगा, वेग स्थिरांक होगा वो भी इंक्रीज होगा। इस बात को भी याद रखें, ठीक है। मैं इसे अब नोट डाउन कर लेना, इसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर समझ रहे थे, यहाँ पे क्या समझ रहे थे कि माना कि यहाँ पर ए प्लस बी अणु है और सी प्लस डी, ठीक, ए प्लस बी अणु है और सी प्लस, सॉरी, क्या है, ए बी अणु है प्लस सी डी अणु, क्या है, ए बी अणु है और सी डी अणु। तो यहाँ से एनर्जी प्राप्त करके यहाँ पे चल, यहाँ पर जो बना है वो क्या बना है, ए सी बना है प्लस डी, ए सी बना है डी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इस तरफ क्या ले लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इस तरफ क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जो क्रिया हो रही है उसका मान,
और जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, इस गैप को ही कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ही क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। जब जब ये रिएक्टेंट है, क्या है? अभिकर्मक है। जब अभिकर्मक आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर के बाद उस उत्पाद में चेंज हुए, ये चीज बताई थी। उसने एक और चीज बताई थी कि जब इन दोनों में टक्कर होती है तो ये आपस में एक संकुल बनाते हैं, संकुल बनाते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे अधिक होती है। एक संकुल बनाते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे अधिक होती है, सक्रिय ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। ये भी चीज इसी ने बोली थी। तो जब रिएक्टेंट होते हैं वो एनर्जी प्राप्त करके संकुल बनाते हैं और संकुल से ही सीधा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर बेस्ड दो चीजें बताई थी इसी फॉर्मूले में बेस्ड, कि जो ये रिएक्शन हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है वो ऊष्मा छेपी हो रही है या ऊष्मा शोषी हो रही है, ये दो चीजें बताई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो दो वही वही चीजें ले लो। अभिक्रिया का मार्ग है, ऊर्जा है। मैं आपसे बोलूं कि जो रिएक्टेंट है वो सीधे एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पर प्रोडक्ट कर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी वो क्या थी? जो रिएक्टेंट एनर्जी पास, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी वो कितनी थी? दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है कि जब इसमें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को आर से रिप्लेस कर देता है, प्रोडक्ट को पी से। जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो क्या है? कम है प्रोडक्ट की एनर्जी से। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है वो क्या है? एनर्जी को इतनी एनर्जी को क्या, ऊर्जा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो इतनी ऊर्जा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। तो ये कैसे क्या हुआ? ऊष्मा अवशोषित। और जो ये रिएक्टेंट है इसका प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और इधर इतना बन गया, यहाँ तक बन गया रिएक्टेंट, और उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ, ये इतना लॉस हुआ, उसे ही क्या कहते हैं? जो एनर्जी का लॉस हुआ तो डेल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी डेल ई लिखते हैं, डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच, डेल एच। ठीक। तो ये जो एनर्जी का केफ है वो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो कैसी अभिक्रिया है उसमें?
6 एम्पियर। तो इसके आधार पर आपने दोनों पढ़ लिए। फर्स्ट ये है, के आधार पर ये दोनों पढ़ लिए, दोनों ग्राफ देख लिए, दोनों अच्छे से समझ में भी आ गए। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो आर्रेनियस थे उन्होंने दो चीजें बोली थी कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनके मध्य जो टक्कर होती है, जो रिएक्टेंट होते हैं उनके मध्य जो टक्कर होती है, टक्कर के बाद जो अभिकर्मक होते हैं वो सीधे उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। एक बात ये बोली। दूसरी बात बोली थी रिएक्टेंट जो अभिकर्मक है उसको उत्पाद में चेंज होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो दूसरी ये बात समझ में आ गई। और तीसरी बात बोली थी कि जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में परिवर्तित होने से पहले एक संकुल बनाता है, एक संकुल बनाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्या बनाता है? एक संकुल बनाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये भी चीज आपको समझ में आई? समझ में? उसके बाद मैंने इस जो ग्राफ है इसके अनुसार मैंने दो बताए, एक उष्मा शोषी बताई, एक उष्मा क्षेपी बताई। उष्मा शोषी मतलब जो उष्मा का शोषण है, मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम है और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए उसको एनर्जी अवशोषित करनी पड़ेगी और जो एनर्जी है वो अवशोषित करनी पड़ेगी। जो एनर्जी अवशोषित की है उससे उष्मा क्षेपी सॉरी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जो उष्मा क्षेपी है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, उसे उसमें क्षेपीय अभिक्रिया करेगा। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। तो दोनों चीजों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हो। बाकी का मैंने सब पढ़ा ही दिया। ये फॉर्मूला है जो आर्रेनियस ने दिया था, के इक्वल टू ए ई की पावर ई अपॉन आर टी। जो ई है वो एक्टिवेशन एनर्जी, आर है वो गैस स्थिरांक है, टी है वो टेम्परेचर है, ए है वो क्या है? आर्रेनियस स्थिरांक है, और जो के है वो क्या है? वेग स्थिरांक। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज नोट डाउन कर लो। इन्होंने इन्होंने एक कमी छोड़ी थी, जो आर्यनी साहब थे उन्होंने एक कमी छोड़ी थी कि उन्होंने ये तो बता दिया था कि रिएक्टेंट के मध्य टक्कर हो रही, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो हर टक्कर है, जो प्रत्येक टक्कर है वो प्रोडक्ट में चेंज होती है। क्या ये हो सकता है? माना कि कोई रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, वो आपस में टक्कर कर रहे हैं, वो टक्कर से सीधा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। कुछ टक्कर है प्रोडक्ट में चेंज होती थी, कुछ टक्कर के बाद प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता था। तो उनकी यही कमी थी कि जो उन्होंने टक्कर चीज बताई थी कि जो रिएक्टेंटों के मध्य टक्कर होती है वो बताया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि सारी ही टक्करें उनके द्वारा बोला था कि जो सारी टक्करें होती हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है टक्कर के बाद। बट ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया तो वो नहीं था। तो इसी चीज को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, जिन्होंने मतलब टक्कर सिद्धांत दिया, टक्कर सिद्धांत दिया। उनका मैक्सवेल ऐसे कुछ करके नाम था। तो हम अब पढ़ते हैं टक्कर सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? टक्कर सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? टक्कर सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया था वो मैक्स दोनों ने मिलकर दिया, इन दोनों ने मिलकर दिया। तो इन्होंने एक चीज के बारे में बताया। क्या बताया? कि जो टक्कर होती है वो सारी टक्करें ही प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती। जो सारे रिएक्टेंट टक्कर करते हैं वो सारे ही प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं। इसी चीज को इन्होंने बताया था, इसी चीज को इन्होंने बताया। तो
लिखते हैं। उन्होंने किस आधार पे बताया तो पहले उससे देख लेते। हालांकि जो ये है ये इसकी है एनओडी। मैं सिद्धांत को बता रहा हूँ। तो इसमें इस अणु में और इस अणु में आपस में टक्कर, तो जो एन है वो ऑक्सीजन के साथ मेल क्या करेगा, एन है वो ऑक्सीजन के साथ मेल करेगा, मेल खाएगा तो यह क्रिया नहीं करेंगे, यह क्रिया नहीं होगी। यह नहीं, यह नहीं। तो इसका मतलब हो इन्होंने भी टक्कर की तो ये भी उस जो आर्यनीय समीकरण था उसके अनुसार, अगर आर्यनीय नियम था उसके अनुसार ये भी प्रोडक्ट में चेंज हो रही थी बट नहीं हुए। तो वो जो नियम था वो यहीं पर खारिज हो गया, मतलब कि इस तक सॉरी फेल हो गया, यहीं पर फेल हो गया। और उन्होंने बोला मैंने इसकी, इसकी ऑक्सीजन से ये ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में टकराएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में टकराएंगे तो कैसी टक्कर होगी, प्रभावी टक्कर होगी। क्या होगी, प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर। ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या बनाएंगे, ये ये बना CO2 और ये अलग हो गए NO2। तो ये ऑक्सीजन है वो इसके साथ जुड़ गई और NO2 अलग हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो यही चीज उसने बताई थी कि जो सारी टक्करें हैं वो प्रभावी नहीं होती है, जो ओनली जो प्रभावी टक्कर होती है उसी से डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो ये टक्कर सिद्धांत ने बताया। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं इसे लिखा नहीं रहा हूँ। तो प्लीज कृपया करके मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीजें लिखो, ठीक। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई, ठीक। वही तो बताया था, क्या बताया था, संवेग आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है उसे समझने से पहले आपको आवृत्ति समझ में आना चाहिए। आवृत्ति क्या होती है, कोई स्थान है, जैसे कि मैं बोलूं इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप है, इसमें एक सेकंड में कितने अणु, कितने अणु गुजर रहे हैं, उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। समझ में, समझ में कि प्रति सेकंड में गुजरने वाले अणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। आवृत्ति क्या होती है मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है। और यही बात संगठन पे आती है कि कोई आयतन है उसमें प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड मतलब कि एक्स एक सेकंड में, एक सेकंड कितनी टक्कर हो रही है, कितनी टक्कर हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, संगठ्य आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, संगठ्य आवृत्ति कहते हैं। तो ये क्या है, एक निश्चय है
इसको हम कहेंगे प्रति इकाई आयतन। क्या कहेंगे? प्रति आयतन फिक्स। प्रति सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या को भी हमको कहते हैं संगत की आवृत्ति कहते हैं। तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर लेना, वरना मैं नोट डाउन करा देता हूँ। इसकी इकाई आयतन प्रति सेकंड संघट क्या होती है, ये सारी चीज आप नोट डाउन कर लो। इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, जैसे आर्मीएस ने एक फॉर्मूला दिया, उसी प्रकार इन्होंने भी अपना एक फॉर्मूला दिया, उसे लिखते हैं कुछ ऐसे। वही, ये क्या है? वेग स्थिरांक है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी आर, गैस स्थिरांक की टेम्परेचर। जो जेड ए है, जेड ए है वो प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्करों की संख्या है। जो जेड ए है वो क्या है? प्रभावी टक्करों की संख्या। सॉरी सॉरी, इसमें एक चीज और भूल गए। ये जो सारी टक्कर होती है उसको उन्होंने एक ठोस क्या माना? ठोस अणु माना। जो भी टक्कर कर रहे हैं जैसे कि ये, वो ठोस अणु के रूप में व्यवहार करते हैं। कोई भी अणु ठोस अणु के रूप में व्यवहार करता है, ये चीज इसने बोली। इस पॉइंट को याद रखना, ठोस अणु के रूप में व्यवहार करते हैं। ठोस अणु ही समझकर उसने ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था वो दिया था, और वो जो जो सारी थ्योरी दी थी वो ठोस अणु के आधार पर ही दी थी, ठोस अणु के आधार पर दी थी। तो ये सारी चीज समझ में आ गई है। फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड काफी क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। तो टक्कर सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे इरेज कर देता हूँ। अभी जो बात कर रहे थे, उसी को पकड़ कर लोगों ने उसकी कमी बता दी। उसी को पकड़कर लोगों ने उसकी कमी बता दी। क्या कमी बता दी? कि जो इसने भाई माने हैं वो सारे ठोस अणु माने, इसको ठोस अणु नहीं माननी थी, क्योंकि जो सारे अणु होते हैं ठोस नहीं होते। तो यही इसकी कमी थी इस सिद्धांत में। तो एक और सिद्धांत आया जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं, इसका क्या किया? शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण, सॉरी यार क्या बोला, शुद्ध टक्कर सिद्धांत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शुद्ध टक्कर सिद्धांत, या फिर वास्तविक जो लेटेस्ट चल रहा है वो भी बोल सकते हैं वास्तविक टक्कर सिद्धांत। वास्तविक, इसमें इसने ओनली फॉर्मूला दिया था कि इक्वेशन ठीक है। वो क्या है? राइट,
मतलब कि ठोस अणु है या नहीं उसकी प्रायिकता, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, इसको इरेज कर देता हूँ। सभी चीजें आपको समझ में आ गई है? लगभग आपका चैप्टर खत्म हो गया। बस एक टॉपिक है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। क्या है? प्रेरक का ये चीज में प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बता दिया था। तो इसमें सिर्फ मैं थोड़ी बहुत चीज बताता हूँ, थोड़ी बहुत बातें ही बताऊंगा कि जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बट वो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए इसमें इन्वॉल्व जरूर होता है। खुद अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, इन्वॉल्व होता है, बाद में जब प्रोडक्ट बन जाता है तो खुद ही अलग हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ए प्लस बी से सीधा क्या बनना है, प्रोडक्ट ए बी। और इसमें जो उत्प्रेरक है, जो उत्प्रेरक है एक्स आया है, क्या है, एक्स उत्प्रेरक। उसने ऐसा क्या किया, उसने ऐसा क्या किया, तो क्या किया इसने, तो जो रिएक्टेंट है उसमें से एक रिएक्टेंट को उसने अपने साथ जोड़ा, जोड़ा तो उसने एक संकुल बनाया, एक इंटरमीडिएट बनाया। ये इंटरमीडिएट दूसरे अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एक ही उत्पाद बना देगा, और जो एक्स है वो अलग हो जाएगा। ये क्या है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि उत्प्रेरक प्रक्रिया में यूज तो नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है, वो सिंपली पूरा निकल गया है, बट इसने अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक शॉर्ट वे लिया है, एक शॉर्ट रास्ता लिया है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो समानुपाती होते हैं अभिक्रिया के वेग के। मतलब कि अगर उत्प्रेरक, सॉरी समानुपाती नहीं होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। बस ये चीज आप याद रखना, बाकी का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप जी आपने एग्जांपल देख लिया, आप एक केमिकल, सॉरी आप केमिस्ट्री का एक एग्जांपल देख लो सीधा ही, जिसे बोलते हैं हैबर चक्र। क्या बोलते हैं, हैबर चक्र। कि अगर मैं N2 की अपग्रेड H2 से करूं तो बाद में क्या बनता है, 2NH3 बनता है, क्रिया को बैलेंस करने के लिए त्रिया। ठीक, तो इस हैबर चक्र विधि है, इसे हैबर विधि भी कहते हैं, हैबर विधि। इस क्रिया को होने के लिए, सॉरी इस अभिक्रिया को कराने के लिए, इस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या किया, एक क्या है, उत्प्रेरक आया जिसे बोलते हैं Fe। इस अभिक्रिया को कराने के लिए जो Fe उत्प्रेरक आया है, तो ये जो Fe उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, वेग बना देता है, वेग बढ़ा देता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो आपका चैप्टर है वो पूरा ही खत्म हो चुका है, जिसका लास्ट टॉपिक ये था, मैंने ये पढ़ा दिया था। तो जो आपका चैप्टर है खत्म हो चुका है। तो अब इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो मैं वीडियो डालता हूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू एवरीवन।